Hello everyone, we are going to start exception of the law of supply। ठीक है, तो सप्लाई में कौन कौन सा एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पर सप्लाई का लॉ फॉलो नहीं करता। तो देखते हैं हम। फर्स्ट होता है पेरिशेबल कमोडिटीज़, ठीक है। फिर सेकंड होता है बैकवर्ड कंट्रीज़। थर्ड होता है रेयर कमोडिटीज़। फिर एग्रीकल्चर गुड्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो हम पहले लॉ ऑफ सप्लाई देखते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। फिर से रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं हम कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो देखो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है, ये बताता है क्वांटिटी और प्राइस के बीच में रिलेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस। क्वांटिटी एंड प्राइस किस किस के बीच में रिलेशन होता था, क्वांटिटी एंड प्राइस के बीच में। ये बोलता है जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, एंड प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। ठीक है, इसके बाद ये हमें बोलता है जब ऐसा ही होता है, मान लो एक एग्जांपल लिया प्राइस और क्वांटिटी का 1 2 3 4, तो है 10 20 30 40। प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो देखते हैं हम, इसका कर्व बनाते हैं। ये है हमारा 0, ये है हमारा x एक्सिस एंड ये है हमारा y एक्सिस। x एक्सिस पर हम हमेशा को क्वांटिटी प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पर हम हमेशा प्राइस प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब आता है ये हमारा प्राइस है, ये है हमारा क्वांटिटी। क्वांटिटी को लेते हैं x एक्सिस पर 10 20 30 एंड 40। फिर आते हैं प्राइस पर 1 2 3 एंड 4। जब 1 रुपीज़ प्राइस थी तो सप्लाई कितनी थी, 10, तो ये आ गया। जब 2 रुपीज़ प्राइस थी तो सप्लाई कितनी थी, 20। ये डॉट लगाते जा रहे हैं। जब 3 रुपीज़ प्राइस थी तो सप्लाई कितनी थी, 30। जब 4 रुपीज़ प्राइस थी तो सप्लाई कितनी थी, 40। ये अब हमने इन डॉटेड लाइन को मैच कर दिया, तो ये जो हमारा कर्व बना इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों बनता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो होता है पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है, या फिर डायरेक्ट बोलते हैं हम इसको। यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, ये हमें प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है। प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है। इसको हम पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है तो हमने सप्लाई भी बढ़ा दी। फिर इसको हमने इसका ग्राफ बनाया, तो वहाँ पर हमें ये प्रूफ हुआ कि कर्व जो बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सेप्शन, जहाँ पर ये कंडीशन लॉ ऑफ सप्लाई की कंडीशन फॉलो नहीं होती, वो कंडीशन कौन कौन सी है। फर्स्ट होता है पेरिशेबल कमोडिटीज़। पेरिशेबल कमोडिटीज़ में आता है फिश। अब मान लो फिश क्यों आता है इसके एग्जाम्पल में, मान लो जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके यहाँ पे क्या होता है, फिश बनता है, मतलब तो वो फिश खरीदने जाते हैं शॉपकीपर के पास, तो उनका काम क्या होता है, फिश सेल करना। जब उनके पास बच जाती हैं फिश वगैरह या फिर सी फूड जो भी होते हैं, सारे सी फूड्स में आएंगे। ठीक है, तो सी फूड जो सेल करते हैं उनके पास यदि सी फूड्स बच जाएं और वो सोचें कि कल तक खराब हो जाएंगे, ऑब्वियसली सी फूड थोड़ी ना ज़्यादा दिन स्टोर कर सकते हैं, खराब हो सकते हैं ना। ठीक है, तो अगर पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं और यदि वो नहीं सेल हो पाए हैं, मान लो हो गया टाइम, वो सुबह से शाम तक सेल करते हैं। ठीक है, अब कुछ सी फूड्स बच गए उनके, तो अब वो क्या करेंगे, उनको स्टोर करके ख़राब हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या करा, प्राइस को कम करके सेल कर दिया। ठीक है, उन्हें ख़त्म करना है। ठीक है, अगर वो रख लेंगे अपने पास और ख़राब हो जाएंगे तो उनकी कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएगी, उन्हें तो कॉस्ट भी नहीं मिल पाएगी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं प्राइस कम करके इसको सेल कर दूँ, प्राइस कम करके सेल कर दूँ। तो यहाँ पर प्राइस कम करने के बाद वो सेल कर रहे हैं ना, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई तो बोलता है कि प्राइस बढ़ाने पर सप्लाई बढ़ेगी, तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है यहाँ पर, ब्रेक।
क्योंकि यहाँ पर यदि वो प्राइस बढ़ाएंगे तो वो तो और नहीं सेल हो पाएगा ना, क्योंकि ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ये मुझे जल्दी से ख़त्म करना है ताकि कल तक ख़राब होने से पहले ही मैं इसको सेल कर दूं और मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसकी प्राइस को कम करके सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉ ऑफ सप्लाई ब्रेक। फिर आता है सेकंड, बैकवर्ड कंट्रीज़। बैकवर्ड कंट्रीज़ में यदि तुम प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तो वो ऑलरेडी बैकवर्ड है ना, उनके पास तो ज़्यादा पैसा है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यदि प्राइस बढ़ाते हैं तो सप्लाई बढ़ती नहीं है, सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई ब्रेक होता है। यहाँ पर भी कौन सा रिलेशन आ जाता है, इनवर्स या फिर नेगेटिव। तो यहाँ जबकि लॉ ऑफ सप्लाई तो बोलता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक हो जाएगा। फिर आता है रेयर कमोडिटीज़। रेयर कमोडिटीज़ में आता है एग्जांपल मोनालिसा की पेंटिंग। मोनालिसा की पेंटिंग आती है इसमें रेयर कमोडिटीज़ में। तो मोनालिसा की पेंटिंग की प्राइस आप नहीं बढ़ा सकते, क्यों, वो पेंटिंग तो सिर्फ दुनिया में एक ही है। यदि आप उसकी प्राइस बढ़ा दोगे तो सप्लाई कैसे बढ़ाओगे, आपके पास तो कोई दूसरी पेंटिंग है ही नहीं। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, ब्रेक हो जाएगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है यहाँ पर, ब्रेक। मोनालिसा की पेंटिंग क्योंकि एक ही है दुनिया में, तो आप उसकी प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, पेरिशेबल कमोडिटीज़। सेकंड पॉइंट था बैकवर्ड कंट्रीज़। फिर थर्ड था रेयर कमोडिटीज़। फिर फोर्थ है एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स में इसको हमें ये देखा जाता है कि हमारे पास प्रोडक्शन कितना हुआ है। प्रोडक्शन के ऊपर हम उस पर उसकी प्राइस को डिसाइड करते हैं। जितना प्रोडक्शन हुआ है, यदि कम प्रोडक्शन हुआ है तो हमें उसकी प्राइस ज़्यादा करके रखनी पड़ेगी ताकि सप्लाई हम मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन प्रोडक्शन। उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि हमें प्राइस को इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है, सप्लाई को कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता। फिर आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में देखो क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में इन फ्यूचर प्राइस बढ़ेगी, इन फ्यूचर प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। फ्यूचर में प्राइस किसी चीज़ की बढ़ रही है तो हम उसकी सप्लाई को अभी कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई ब्रेक हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ रही है तो हम उसकी सप्लाई को अभी रोक देते हैं, है ना, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई में फर्स्ट होता है पेरिशेबल कमोडिटीज़, सेकेंड होता है बैकवर्ड कंट्रीज़, थर्ड होता है रेयर कमोडिटीज़, फोर्थ होता है एग्रीकल्चर गुड्स एंड फिफ्थ होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। फर्स्ट होता है पेरिशेबल कमोडिटीज़, ठीक है, फर्स्ट क्या है पेरिशेबल कमोडिटीज़। फिर सेकंड बैकवर्ड कंट्रीज़ जो ऑलरेडी पिछड़ी हुई हैं उसकी प्राइस और कहाँ बढ़ाओगे और कैसे सप्लाई बढ़ाओगे, तो यहाँ पर भी फॉलो नहीं होगा। फिर आता है रेयर कमोडिटीज़ में मोनालिसा की पेंटिंग। अब मोनालिसा की पेंटिंग तो दुनिया में एक ही है ना, उसका प्राइस कैसे बढ़ाओगे, और बढ़ा भी दिया तो सेलिंग कहाँ से करोगे, पेंटिंग तो एक ही है, ठीक है, वो तो किसी एक ही को खरीदना पड़ेगा। फिर आता है एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स डिपेंड ऑन प्रोडक्शन, किस तरीके से कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस को डिसाइड करते हैं। फिर होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में यदि कोई गुड्स की प्राइस इन फ्यूचर बढ़ती है, प्राइस इन फ्यूचर बढ़ेगी तो उसकी अभी की सप्लाई कम करनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट हुआ पेरिशेबल कमोडिटीज़, सेकेंड हुआ बैकवर्ड कंट्रीज़, थर्ड हुआ रेयर कमोडिटीज़, फोर्थ हुआ एग्रीकल्चर गुड्स एंड फिफ्थ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमारे सप्लाई का सिर्फ एक लेक्चर बचता है, वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में कंप्लीट करके सप्लाई को ख़त्म करेंगे। अब तक हमारा डिमांड चैप्टर ख़त्म हो चुका है एंड सप्लाई भी ऑलमोस्ट कंप्लीट पे ही है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।